नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बागी 4 की। खास तौर पर हम देखेंगे ई टाइम्स यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 सितंबर 2025 को धवल रॉय का जो रिव्यू छपा है उसे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास है। हमारे पास ये एक रिव्यू है और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में क्या अच्छा है और क्या शायद उतना अच्छा नहीं। फिल्म के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा जॉनर की फिल्म है, हिंदी में है और लंबी भी है काफी, है ना? हाँ, लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे 37 मिनट, और हाल ही में रिलीज हुई है 5 सितंबर को। तो इस चर्चा का मकसद साफ है, धवल रॉय के विश्लेषण के आधार पर फिल्म को समझना। और रेटिंग्स क्या हैं, वो भी इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ, वहीं आ रही थी। रिव्यूअर ने इसे क्रिटिक रेटिंग दी है 2.0 और मजे की बात यह है कि यूजर रेटिंग भी 2.0 ही है। अरे बिल्कुल बराबर। मतलब दर्शक और क्रिटिक एक ही पेज पर लग रहे हैं। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि इस रिव्यू में ऐसा क्या है जिसने दोनों को इतना एक जैसा सोचने पर मजबूर किया। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। रिव्यू के मुताबिक कहानी का हीरो है रॉनी टाइगर श्रॉफ। हाँ, टाइगर श्रॉफ, एक नौसेना अधिकारी। और कहानी का जो शुरुआती पॉइंट है वो एक भयानक कार एक्सीडेंट है। अच्छा। जिसके बाद रॉनी मौत के मुंह से बच निकलता है, लेकिन इस हादसे का असर उस पर गहरा होता है। मतलब साइकोलॉजिकल असर। हाँ, उसे वहम होने लगते हैं, खासकर अपनी प्रेमिका अलीशा को लेकर। हरनाज कौर संधू ने ये रोल किया है। उसे उनकी लव स्टोरी और अलीशा की मौत से जुड़े विजुअल्स दिखते हैं और वो उन्हें सच मानने लगता है। अच्छा, तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा सेटअप लग रहा है। हाँ, शुरुआत में ऐसा लगता है, पर यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। उसका भाई है जीतू, जिसे श्रेयस तलपड़े ने निभाया है। ओके। और बाकी लोग भी हैं जो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये अलीशा और उसकी यादें, ये सब उसके दिमाग की उपज है, मतलब सच नहीं है। तो ये सस्पेंस है कि वो सच में वहम कर रहा है या कोई और बात है? बिल्कुल। तो रिव्यू के हिसाब से फिल्म का जो सेंट्रल सस्पेंस है वो इसी सवाल पर टिका है, क्या अलीशा की कहानी रॉनी का वहम है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। सही है। और यहीं से मुझे लगता है रिव्यूअर की पहली और शायद सबसे बड़ी शिकायत शुरू होती है। किस बारे में? कहानी कहने के तरीके के बारे में। मतलब नैरेटिव स्ट्रक्चर। रिव्यू बताता है कि फिल्म की शुरुआत होती है एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस से। हाँ, बागी फिल्मों में एक्शन तो होता ही है। बिल्कुल। रॉनी कमाल के करतब दिखाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब वो तो उसका वहम था। अच्छा, शुरुआती वहम से। हाँ, और ये शुरुआत ही कहानी के टोन को सेट कर देती है। दर्शक उलझना शुरू हो जाता है कि भाई क्या सच है और क्या वहम। रिव्यूअर साजिद नाडियावाला की कहानी और स्क्रीन प्ले की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कहानी को नॉन लीनियर तरीके से बताया गया है। मतलब आगे पीछे जाती है कहानी। हाँ, सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी अतीत कभी वर्तमान। अब देखो, सिद्धांत रूप में तो ये तकनीक अच्छी हो सकती है, रहस्य गहरा सकती है। हाँ, कई फिल्मों में होता है। लेकिन यहाँ रिव्यूअर के अनुसार ये कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करती है। कहानी को उन्होंने कमजोर यानी फ्लिम्जी बताया है। ओके। और नैरेटिव को उलझा हुआ यानी मडल्ड। ऐसा लगता है कि जैसे कई सारे किरदार और गाने बस ठूंस दिए गए हैं। मतलब कहानी का फोकस बिगड़ गया। हाँ, जिससे कहानी का जो मूल धागा है वो कहीं खोसा जाता है। अच्छा, तो मतलब शुरुआत में ही दर्शक कहानी के बजाय उसके उलझाव में फंस सकता है। नॉन लीनियर कहानी कहना वैसे भी मुश्किल होता है ना? बिल्कुल। अगर ठीक से ना किया जाए तो ये बैकफायर कर सकता है, जैसा यहाँ लग रहा है रिव्यू पढ़कर। तो क्या पहले हिस्से के बारे में रिव्यू कुछ और कहता है? क्या वो दर्शकों को जोड़े रखने में कामयाब होता है इस उलझे हुए नैरेटिव के बावजूद? रिव्यू की माने तो पहला हाफ काफी खिंचा हुआ महसूस होता है। धीमा। हाँ, धीमा और लंबा। ज्यादातर समय रोनी की बैक स्टोरी और एक नए लव एंगल को बनाने में जाता है। इसमें सोनम बाजवा का किरदार है ओलिविया उर्फ प्रतिष्ठा। एक और लव एंगल। हाँ, रिव्यूअर का कहना है कि दिलचस्पी बनाए रखने के लिए बीच बीच में एक्शन सीन डाले तो गए हैं, लेकिन वो कहानी को आगे नहीं बढ़ाते। अच्छा, मतलब एक्शन सिर्फ फिलर की तरह है। कुछ वैसा ही लगता है जैसे वो सिर्फ पेसिंग को भरने का काम करते हैं। नतीजा यह है कि पहला भाग जरूरत से ज्यादा लंबा और धीमा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि कहानी असली मुद्दे पर आने में बहुत ज्यादा वक्त ले रही है। ये तो किसी भी थ्रिलर फिल्म के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर पहला हाफ ही धीमा और भटका हुआ लगे तो दूसरे हाफ पर बहुत प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल।
तो दूसरे हिस्से और रहस्य के खुलासे के बारे में रिव्यूअर की क्या राय है? क्या वहाँ कहानी पटरी पर आती है? यहीं पर रिव्यूअर की निराशा और बढ़ती हुई सी लगती है। अरे दूसरे भाग में रहस्य खुलता तो है, लेकिन रिव्यूअर के मुताबिक कहानी कहने का जो प्रॉब्लम वाला तरीका पहले हाफ में था वो यहाँ भी जारी रहता है। मतलब कोई सुधार नहीं? लगता तो नहीं। नए किरदार इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे पाओलो सौरव सचदेवा ने निभाया है, और फिल्म का मुख्य विलन जिसे संजय दत्त ने निभाया है। संजय दत्त विलन है, ओके। हाँ, और एक्शन और स्टंट्स का डोज भी बढ़ जाता है काफी ज्यादा। लेकिन कहानी, वही बात। रिव्यू का सार ये है कि बढ़ते एक्शन के नीचे कहानी दबी रह जाती है। रिव्यूअर घिसे पिटे प्लॉट पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। मतलब प्रेडिक्टेबल चीज है। हाँ, ट्राइट प्लॉट पॉइंट्स, यानी ऐसे मोड़ जो दर्शकों ने पहले कई बार देखे होंगे और उनमें कोई नयापन नहीं है। जो सच्चाइयां सामने आती हैं वे अविश्वसनीय सी लगती हैं। अच्छा। और रिव्यूअर को ऐसा महसूस होता है कि पूरी कहानी में जो सस्पेंस बनाने की कोशिश की गई थी वो अंत तक ठीक से जुड़ता नहीं है, बिखर जाता है। ओ, मतलब जो बड़ा राज खुलता है वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। बिल्कुल, उतना प्रभावशाली या चौंकाने वाला नहीं लगता। यानी एक्शन बढ़ गया पर कहानी वहीं की वहीं रह गई, बल्कि शायद और कमजोर हो गई। ये तो बागी फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए थोड़ी निराशाजनक बात हो सकती है। हाँ, क्योंकि पहली बागी में कहानी और इमोशन भी था एक्शन के साथ। सही कहा। अच्छा, इन बड़ी आलोचनाओं के अलावा क्या रिव्यू में कुछ और खास कमियों का भी जिक्र है, जैसे डायलॉग्स या संगीत के बारे में कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, रिव्यूअर कुछ और चीजों पर भी उंगली उठाते हैं जो अनुभव को कमजोर करती हैं। पहला है लाउड डायलॉग्स। अच्छा। जैसे एक उदाहरण भी दिया गया है, तेरा टॉर्चर मेरा वार्म अप है। सुनने में थोड़ा फिल्मी लग रहा है। हाँ, रिव्यूअर का इशारा शायद यही है कि डायलॉग्स दमदार होने के बजाय जरूरत से ज्यादा नाटकीय और बनावटी लगते हैं, जो कहानी के मूड से मेल नहीं खाते। समझ गई। और संगीत, इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ, अगाज बादशाह, तनिष्क बागची, पायल देव, आदित्य देव, कई नाम हैं। लेकिन रिव्यू के अनुसार गाने भूल जाने योग्य हैं, फॉरगेटेबल। अरे! और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि गाने कहानी के फ्लो को बेहतर बनाने के बजाय उसमें बाधा डालते हैं। मतलब कहानी चल रही है और बीच में गाना आ गया। हाँ, ऐसा लगता है कि गाने सिचुएशन से निकलने के बजाय जबरदस्ती फिट किए गए हैं, जो आजकल कई कमर्शियल फिल्मों की प्रॉब्लम है। वैसे सही बात है। और एक और रिश्ते का जिक्र था शायद रिव्यू में, रॉनी और उसके भाई जीतू का। उसके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। रिव्यूअर महसूस करते हैं कि रॉनी और उसके भाई जीतू यानी श्रेयस तलपड़े के बीच का जो रिश्ता है वो अविकसित रह गया है, अंडर डेवलप्ड। उसे ठीक से दिखाया नहीं गया। हाँ, कहानी में ऐसे संकेत हैं कि जीतू भी शायद इस बात में मिला हुआ है कि रॉनी को उसके वहमों पर यकीन दिलाया जाए। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग हो सकता था। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प एंगल हो सकता था, भाई का धोखा या उसकी कोई मजबूरी। लेकिन रिव्यू के मुताबिक इस पहलू को कहानी में गहराई से नहीं खोजा गया। तो एक इमोशनल लेयर मिस हो गई। एग्जैक्टली, जिससे एक भावनात्मक परत जोड़ी जा सकती थी वो मिस हो गई, और श्रेयस तलपड़े जैसे प्रतिभाशाली एक्टर के किरदार को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि कहानी और किरदारों के लेवल पर रिव्यूअर काफी निराश है। लेकिन बागी फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो हमेशा एक्शन रहा है। हाँ, एक्शन ही मेन है। तो एक्शन और विजुअल स्टाइल के बारे में रिव्यूअर का क्या कहना है? क्या वहां कुछ नया या प्रभावशाली देखने को मिला? एक्शन पर रिव्यू की टिप्पणी बहुत दिलचस्प है, खासकर एक खास तुलना की वजह से। क्या तुलना? पहले तो क्रेडिट्स की बात करें। एक्शन कोरियोग्राफी का क्रेडिट वेंकट, स्टन शिवा, केचा खम्पकड़ी और केविन कुमार जैसे बड़े नामों को दिया गया है। और एक्शन स्टाइलिश है, इसमें कोई शक नहीं। टाइगर श्रॉफ तो करते ही अच्छा एक्शन। हाँ, टाइगर श्रॉफ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन रिव्यूअर का कहना है कि एक्शन, कोरियोग्राफी और विजुअल लैंग्वेज, मतलब जिस तरह से एक्शन दिखाया गया है, वो काफी हद तक हाल ही में आई एक और चर्चित फिल्म एनिमल से प्रेरित लगती है। ओह, एनिमल से? हाँ, इसमें भारी भरकम अतिरंजित कॉस्ट्यूम, जैसे वो गहनों वाला फेस मास्क, और क्रूर हथियार जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़े, इनका इस्तेमाल शामिल है। ये तो बड़ी बात है। एनिमल का स्टाइल तो बहुत स्पेसिफिक और काफी हिंसक था। बिल्कुल, और वो काफी पोलराइजिंग भी था। तो ये तुलना अहम है। क्या रिव्यूअर इशारा कर रहे हैं कि बागी 4 ओरिजिनल होने के बजाय उस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रही है? ये वाकई दिलचस्प पॉइंट है। अगर एक्शन वैसा ही लग रहा है तो सवाल उठता है कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन है या फिर नकल के करीब है। और रिव्यूअर ने ओवरबोर्ड भी कहा था शायद।
उसका क्या मतलब है? क्या एक्शन कहानी पर हावी हो रहा है? बिल्कुल, ओवरबोर्ड यानी जरूरत से ज्यादा। रिव्यू का भाव यही है कि स्टाइल पर इतना जोर है कि वो कहानी और लॉजिक पर हावी हो जाता है। अच्छा। एक्शन देखने में भव्य लग सकता है, लेकिन वो कहानी की जरूरत से ज्यादा लगता है। जैसे हर थोड़ी देर में एक लंबा एक्शन सीक्वेंस डाल दिया गया हो, भले ही कहानी उसकी मांग ना कर रही हो। इससे पेस तो बढ़ता होगा, लेकिन कहानी का असर कम हो जाता है। तो हाँ, स्टाइलिश है, पर शायद हद से ज्यादा और कुछ हद तक दूसरी फिल्मों से प्रेरित। समझ गई। तो एक्शन है, स्टाइलिश है, पर शायद मौलिक नहीं और जरूरत से ज्यादा है। अब आते हैं कलाकारों के प्रदर्शन पर। टाइगर श्रॉफ के बारे में क्या राय है रिव्यूअर की? क्या वो अपने कंधों पर फिल्म को उठा पाए हैं, कमजोर कहानी के बावजूद? रिव्यू टाइगर श्रॉफ के एक्शन की तारीफ करता है। उनका कहना है कि टाइगर एक्शन सीन्स में कमाल के हैं और इंटेंस सीन भी आसानी से कर लेते हैं, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, हमेशा से रहा है। तो जो दर्शक टाइगर को एक्शन करते देखने जाते हैं, उन्हें शायद निराशा नहीं होगी उस डिपार्टमेंट में। और हरनाज कौर संधू, उनका डेब्यू है शायद ये। हाँ, रिव्यू कहता है कि वो अपने चार्म से स्क्रीन पर ताजगी लाती हैं और रोमांटिक दृश्यों में ठीक ठाक हैं, लेकिन शायद उनके किरदार अलीशा को कहानी में उतनी गहराई नहीं मिली। तो वो बस एक मिस्ट्री का हिस्सा बनकर रह गई। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है, सिर्फ एक रहस्य का हिस्सा। और बाकी कलाकारों के बारे में? श्रेयस तलपड़े, सोलम बाजवा, सौरभ सचदेवा, संजय दत्त, क्या उनके बारे में कुछ कहा गया है? यहीं पर रिव्यूअर एक और कमी गिनाते हैं, प्रतिभा का सही इस्तेमाल ना होना। अंडर यूटिलाइज्ड। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि श्रेयस तलपड़े, सोनम बाजवा और सौरभ सचदेवा जैसे सक्षम एक्टर्स के किरदारों को ठीक से लिखा नहीं गया है। उनकी मौजूदगी फिल्म को वजन दे सकती थी, लेकिन कहानी उन्हें मौका ही नहीं देती। और संजय दत्त विलन के रोल में? हाँ, वो विलन है, लेकिन रिव्यू से लगता है कि उनका किरदार भी शायद स्टीरियोटिपिकल या कमजोर लिखा गया है, ज्यादा कुछ नया नहीं। इसके अलावा उपेंद्र लिमे और सुदेश लहेरी जैसे कलाकारों का जिक्र है, उन्हें शायद कॉमिक रिलीफ के लिए रखा गया है। अच्छा, कॉमेडी भी है। हाँ, पर रिव्यू के अनुसार उनकी कॉमेडी जबरदस्ती ठूंसी हुई लगती है और कहानी के तनावपूर्ण माहौल में फिट नहीं बैठती। ये तो अक्सर होता है, जब कहानी कमजोर हो तो प्रतिभाशाली सहायक कलाकार भी कुछ खास नहीं कर पाते। तो इन सब बातों को समेटते हुए धवल रॉय का अंतिम निष्कर्ष क्या है? फिल्म देखने लायक है या नहीं, इस पर उनका क्या फैसला है? रिव्यू का निचोड़ यही है कि बागी 4 पूरी तरह से स्टाइलिश एक्शन पर टिकी हुई है, लेकिन इस कोशिश में वो अति कर देती है, मतलब ओवरबोर्ड चली जाती है और कहानी का साथ नहीं मिलता। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस चमकीले भव्य एक्शन को एक ठोस विश्वसनीय कहानी का सहारा नहीं मिलता। कहानी उलझी हुई है, किरदार आधे अधूरे हैं और जो रहस्य बनाने की कोशिश की गई है वो अंत में प्रभावित नहीं करता। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इसलिए रिव्यूअर का अंतिम फैसला है कि ये फिल्म, जो बागी फ्रेंचाइजी की चौथी किश्त है, मनोरंजक होने के बजाय दर्शकों के लिए ज्यादा थकाने वाली साबित हो सकती है। एग्जॉस्टिंग। थकाने वाली, ओह। और शायद यही वजह है कि क्रिटिक और यूजर दोनों ने इसे 2.0 की रेटिंग दी है, जो कि औसत से कम मानी जाती है। ये रेटिंग इशारा करती है कि फिल्म शायद उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में समझें तो मुख्य बातें ये हैं: कहानी की बुनियाद कमजोर है, हाँ, उसे कहने का तरीका यानी नैरेटिव कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल। एक्शन स्टाइलिश तो है पर एनिमल जैसी फिल्मों से प्रेरित लगता है और जरूरत से ज्यादा है। सही। टाइगर श्रॉफ एक्शन में अच्छे हैं, पर बाकी किरदार, खासकर सहायक कलाकार, ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं और संगीत भी यादगार नहीं है। हाँ, कुल मिलाकर स्टाइल पर सब्सटेंस भारी पड़ गया है। बिल्कुल सही कहा। और इसका सीधा मतलब उन दर्शकों के लिए ये है कि अगर कोई सिर्फ टाइगर श्रॉफ का हैरत अंगेज एक्शन देखने जा रहा है तो शायद उन्हें कुछ पल अच्छे लगें। सिर्फ एक्शन लवर्स के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोई एक्शन के साथ साथ एक मजबूत कहानी, दिलचस्प किरदार और थोड़ा सस्पेंस भी ढूंढ रहा है, तो धवल रॉय का ये रिव्यू साफ संकेत देता है कि उन्हें बागी 4 देखकर निराशा हाथ लग सकती है। ये विश्लेषण काफी मददगार है उन लोगों के लिए जो फिल्म देखने का मन बना रहे थे। और अब, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। जरूर। रिव्यू में ये बात उभर कर आई कि एक्शन एनिमल से प्रेरित है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक्शन फिल्मों में, खासकर एक स्थापित फ्रेंचाइजी जैसे बागी में, कहाँ पर प्रेरणा खत्म होती है और नकल शुरू होती है? क्या आज के दौर में, जहां ट्रेंड्स इतनी जल्दी बदलते हैं, मौलिक एक्शन स्टाइल बनाना इतना मुश्किल हो गया है? अच्छा सवाल है। और इससे जुड़ा एक और सवाल, क्या दर्शकों को इससे फर्क पड़ता है?
अगर उन्हें हाई ऑक्टेन स्टाइलिश एक्शन देखने को मिल रहा है, भले ही वो किसी और फिल्म जैसा लगे, तो क्या ये उनके लिए काफी है? खासकर उस दर्शक वर्ग के लिए जो सिर्फ एक्शन के लिए ही थिएटर जाता है। हाँ, क्या कहानी की कमजोरी या मौलिकता की कमी उनके अनुभव को कम करती है, या फिर एक्शन ही काफी है? इस पर विचार कीजिएगा।